दिल्ली से आ रही है एक खास खबर। जी हां, केंद्रीय पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के घर छापा पड़ा है। 19 पानी के पाइप को काटकर 13 करोड़ रुपए बरामद किए गए। ये देखिए वीडियो। सोचिए क्या हो जब कोई व्यक्ति जिसे जिम्मा सौंपा गया हो अपराधियों को और क्रिमिनल्स को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का, जिसे गिरफ्तार करके उन्हें कैद खाने में डालने का, वह अगर पंछियों के प्रति बहुत विनम्र हो जाए और उन्हें खरीद कर आजाद कराने लगे, तो सोचिए उसके मन में, उसके दिलो दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। जी हाँ, मामला है हरदोई का। पंछियों को खरीद कर आजाद कराने का पुलिसकर्मी ने पाला शौक। वेतन से पिंजड़े में कैद पंछियों को खरीद कर उड़ाकर होता है खुश। डायल 112 पर तैनात है कांस्टेबल सुरेश। सब लोग सराहनीय काम को देखकर एसपी ने 10,000 रुपए का दिया इनाम। आप लोगों को बता दें कि जिसे कैदियों को या यूं कहें कि अपराधियों को पकड़ने का, उन्हें जेल में डालने का, उन्हें बंदी बनाने का ड्यूटी दिया गया है, जो इस तरह के कार्य करता है, लेकिन उसे पंछियों को आजाद कराने में जो खुशी मिलती है, अब आप लोग समझ सकते हैं कि उसकी आत्मा, उसका हृदय किस तरह का सोच रखता है, किस तरह का सोचता है। ऐसे ही सब लोग होने चाहिए, दयालु और विनम्र। तो कैसा होगा? यह देखिए एक मामला जो कुशीनगर का है। शराब तस्करी का एक ऐसा खेल इसमें दिखता है, जिसमें इस वीडियो को हमारे संवाददाता अंकित साहनी के द्वारा जो प्राप्त हुआ है, ये वीडियो है बरवापट्टी थाना क्षेत्र के भगवानपुर नदी उस पार का। जी हाँ, जिसे आज किसी ने शूट करके भेजा है और भेजने वाला इस बात का दावा कर रहा है कि यह सब कुछ आज सुबह उस समय कैमरे में कैद हुआ है। इस वीडियो में समय और स्थान की आधिकारिक पुष्टि नहीं किया जा सकता है, यह जांच का विषय है। लेकिन इस बात में कतई संदेह नहीं है कि शराब तस्कर कुछ पुलिस के लोगों के मिलीभगत से नाव के सहारे धड़ल्ले से शराब की खेप को नदी इस पार से उस पार पहुंचा रहे हैं। और इस वीडियो में यह दिख रहा है कि नाव से नदी के पार हुई शराब की खेप को बोरे में भरकर गंतव्य तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तेज रफ्तार, तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस कप्तान ने शराब तस्करी में संलिप्तता पाए जाने पर अभी पिछले पखवाड़े में बरवापट्टी के थानाध्यक्ष को निलंबित किया था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर यह प्रक्रिया बदस्तूर जारी है तो फिर अब क्या कहा जाए। कप्तान साहब के इतने शक्ति के बावजूद भी अगर इस तरह तस्करी हो रही है तो बस भगवान ही मालिक हैं। इस वीडियो की प्रामाणिकता की जांच में अगर यह पुष्टि हो जाती है कि यह वीडियो आज सुबह की है और नदी उस पार की है, तो एक बार फिर कुछ पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है। ऐसा आम जन को कप्तान साहब की कार्यशैली को देखकर विश्वास हो रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक व्यक्ति के परिजनों को 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत घर के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में 30,000 की सहायता दी जाती है, जिसमें यह देखा जाएगा कि मृतक व्यक्ति की उम्र 18 साल से अधिक और 60 साल से कम होनी चाहिए और मृत्यु होने की तिथि के 1 साल के अंदर उनकी विधवा पत्नी, नाबालिग लड़के, अविवाहित पुत्री व आश्रित माता व पिता आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपए वार्षिक का आय प्रमाण पत्र और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपए से कम का वार्षिक आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है, जो कि 1 साल के अंदर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिए आधार से लिंक किया जा रहा है। आवेदनकर्ता का आधार से खाता लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आवेदन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, बैंक खाता, आवेदक की फोटो व आय प्रमाण लगाना अनिवार्य है और साथ में मोबाइल नंबर भी चाहिए जिस पर OTP जाती है। आवेदक को 30,000 की सहायता प्रदान की जाएगी। नहीं, ये योजना काफ़ी पुरानी है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जिसके अंतर्गत परिवार के मुख्य आय व्यक्ति मृत्यु हो जाने की दशा में
शर्त ये है कि उसकी उम्र जो है वो 18 साल से अधिक और 60 साल से कम होनी चाहिए। तो मृत्यु होने की तिथि के 1 साल के अंदर उसकी विधवा पत्नी, नाबालिग लड़के, अविवाहित पुत्री अथवा आश्रित माता पिता, वृद्ध माता पिता जी वो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी पात्रता वही है, गरीबी रेखा जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है 46,000 रुपये 46,080 से कम, और शहरी क्षेत्र में 56,460 से कम आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आवेदक का। आवेदन कर सकते हैं, 1 साल के अंदर आवेदन करना पड़ेगा। इसमें ये योजना पहले से चली आ रही थी, लेकिन इसको और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए और इसको इसको और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आधार से अब इसको लिंक किया जा रहा है। तो आधार कार्ड आवेदक का इसमें अनिवार्य रूप से मांगा जाएगा, और जो बैंक खाता आवेदक लगाएगा वो आधार से लिंक होना चाहिए। आवेदन के लिए पति का मुख्य प्रमाण पत्र चाहिए होगा, परिवार रजिस्टर नकल चाहिए होगी, बैंक खाता, आवेदक की फोटो और आय प्रमाण पत्र, ये अनिवार्य चाहिए। और साथ में मोबाइल नंबर भी अब जरूरी हो गया, क्योंकि OTP इसमें 30,000 रुपये एक महीने। पिछड़ा वर्ग के लड़कियों की शादी के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा 20,000 रुपए का दिया जा रहा है अनुदान। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व आधार कार्ड लगाना है अनिवार्य। लिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन। जिला समाज कल्याण अधिकारी BN सिंह ने दी जानकारी। जी हां, जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग के लड़कियों के शादी के लिए 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी BN सिंह ने बताया कि यह योजना सभी वर्गों के लिए चल रही थी, लेकिन सामूहिक विवाह योजना शुरू होने के बाद से सामान्य वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शादी अनुदान की योजना समाप्त कर दी गई है। यह लोग सामूहिक विवाह योजना में भाग ले सकते हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए शादी अनुदान की योजना चल रही है, जिसमें शादी होने के 3 महीने पहले व 3 महीने बाद ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिसमें 20,000 रुपए अभिभावक के खाते में भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपए वार्षिक आय का आय प्रमाण पत्र लगाना होगा, और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपए वार्षिक आय प्रमाण पत्र लगाना होगा और जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके अलावा लड़के व लड़की का आयु प्रमाण पत्र, गार्जियन का फोटो व लड़के व लड़की का फोटो, आधार कार्ड लगाना अनिवार्य होगा। जनपद में कचहरी बस स्टैंड से प्रयागराज से बनारस के लिए बसें चलाई जा रही हैं, जिसके संबंध में राप्ती नगर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार ने बताया कि कचहरी बस स्टैंड से प्रयागराज व बनारस के लिए बस चलती है। इसके अलावा ग्रामीण मार्ग और बस्ती के लिए अलग अलग बस चलती है। उन्होंने बताया कि बनारस के लिए यहां से 11 बसें चलती हैं, जो कि सुबह 7 बजे से 2 बजे व रात 9 बजे भी चलती है। इसके अलावा जिन मार्गों पर यात्री ज्यादा उपलब्ध रहते हैं, वहां पर अधिक गाड़ियां लगाई जाती हैं। यात्रियों के लिए यहाँ पे जो मुख्यतः हमारे पास चलती है, प्रयागराज मार्ग की बसें चलती हैं, बनारस मार्ग की 2 मुख्य मार्ग है, उसके अलावा ग्रामीण मार्ग की चलती रोडों पे जो चलती हैं। बस्ती की साइड की 1 या 2 गाड़ी चलती, बाकी जो है ज़्यादातर गाड़ियाँ उधर अन्य मार्गों की जो है वहीं से चलती हैं। बनारस के लिए हमारा तो 11 बसें दूर है, 11 गाड़ी पर डे। टाइमिंग हमारा जो ब्लॉक टाइमिंग है हमारा सुबह 7 बजे से लगा के 2 बजे तक है। उसके बाद एक गाड़ी 7 बजे है, एक गाड़ी 9 बजे रात में। हाँ, साधारण गाड़ियाँ भी लगाई जाती हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो बनारस में काफ़ी गाड़ी भी लगाते हैं। जो गाड़ियाँ आई हैं बल्कि काट के लगाते हैं, जहाँ पे यात्रियों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर लगा दी जाती हैं, उसमें भी लगाई जा रही हैं।
गोरखपुर में जीडीए के द्वारा वाटर स्पोर्ट्स व जेट्टी का संचालन किया जाएगा, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि अभी जल्द ही जीडीए को पत्र प्राप्त हुआ है कि वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व जेट्टी का संचालन जीडीए करेगा। उसका रखरखाव व देखभाल करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया है जो कि सभी वस्तुओं की जांच करेगी कि वहां पर क्या क्या है, जिसका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जो कि 3 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद जीडीए अपने अंडर में लेकर उसका देखभाल करेगी। उन्होंने बताया कि प्रयास है कि वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में नए नए प्रतियोगिता करवाई जाए, जिससे कि यहाँ के खिलाड़ियों को मौका मिल सके। गोरखपुर जनपद में एक ही समय पर 2 डिपो की बसें चलने पर परिवहन निगम को भारी नुकसान हो रहा है, जिसके संबंध में राप्ती नगर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार ने बताया कि रेलवे बस स्टैंड व कचहरी से सेम टाइम पर वाहन चलने से कुछ समस्या हो जाती है। इसके अलावा कुछ नई गाड़ियां आई हैं जिनका समय निर्धारित हुआ है, लेकिन रेलवे बस स्टैंड का सेम समय पर बसें चलती हैं, जिसके वजह से यात्री प्रभावित होते हैं, जिसके वजह से राप्ती नगर डिपो का कुछ नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बसों के समय में बदलाव किया जाए, जिसके लिए बात चल रही है। उन्होंने बताया कि राप्ती नगर डिपो से बसें लखनऊ व दिल्ली जाती हैं और रेलवे से भी लखनऊ व दिल्ली जाती हैं, जिसको लेकर थोड़ी समस्या है, लेकिन इस पर बैठक करके समस्या का हल किया जाएगा। खोराबाड़ टाउनशिप के बारे में आई है एक महत्वपूर्ण सूचना। जी हां, आप लोगों को बता दें, जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया है बैठक। कहा, पहले से बने मकान नहीं तोड़े जाएंगे, बन रहा है मास्टर प्लान। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने खोराबाड़ टाउनशिप को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक की, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि खोराबाड़ में मेडिसिटी टाउनशिप बनाया जा रहा है। वहां पर जो सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहां पर यह निर्णय लिया गया है कि जो मकान पहले से बने हुए हैं, ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिससे कि उन मकानों को न तोड़ा जाए, जिस पर सुनवाई की गई है। इसलिए पहले चरण में टेम्परेरी बाउंड्री करके आइसोलेट किया जाएगा, जिससे विकास कार्य आगे बढ़ सके, जिसके लिए 4 टीम बनाई गई है, जिसमें स्थानीय निवासियों को भी शामिल किया गया है, जिसका सर्वे भी किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। जल्द ही खोराबाड़ मेडिसिटी के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा बनेगा। बजरंग दल का देशव्यापी प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, जिहाद का पुतला फूंका, महाभारत कालीन मंदिरों पर जाते श्रद्धालुओं पर हमले की किया निंदा, जिहादी मानसिकता के लोगों पर योगी मॉडल में लगाई जाए नकेल, तभी इनका फन कुचला जा सकता है, ऐसा कहा है दुर्गेश त्रिपाठी ने, जो कि प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख हैं। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के मेवात में मंदिरों पर जाते हुए श्रद्धालुओं पर जानलेवा हमले के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता, प्रांत सुरक्षा प्रमुख गोपाल निषाद एवं जिला विद्यार्थी प्रमुख देवीलाल गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शास्त्री चौराहे पर एकत्र हुए कार्यकर्ताओं ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रदर्शन कर हिंदू धार्मिक यात्रा पर हुए जिहादी क्रूरता के विरोध में जिहाद का पुतला फूंका। आक्रोश प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कोषाध्यक्ष डॉक्टर आरपी शुक्ल और प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से कहा कि श्रावण में प्रतिवर्ष किसी भी सोमवार पर मेवात के अंदर भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए महाभारत कालीन से 5 मंदिरों में श्रद्धालु जाते हैं। लगभग 20-25 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अभी यात्रा शुरू हुए 15 मिनट भी नहीं हुए कि उन पर उपद्रवियों ने गोलियां और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। श्रद्धालुओं ने जब देखा कि परिस्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है तो पीछे हटने का प्रयास किया तो देखा पीछे से भी पत्थर बरस रहे हैं। उन पर पेट्रोल बम फेंके गए। बहुत मुश्किल से कुछ लोगों को बचाकर हम नल्हड़ महादेव के मंदिर में वापस लेकर आ सके। कुछ ही देर हुई कि वहां गए बहुत से लोग
मंदिर के सामने भी दंगाई आ गए। कारों, बसों और अन्य वाहनों को आग लगाना शुरू कर दिया, उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। 2 लोगों को गोलियां लगी, लगभग सारे वाहन जला दिए गए या तोड़ दिए गए। जब पुलिस आती है तो पुलिस को देखकर उपद्रवी भागते हैं और पहाड़ियों पर चढ़कर तीनों तरफ से मंदिर में शरण लिए हुए महिलाओं, बच्चों और अन्य भक्तों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। एक भक्त बलिदान हो जाता है, कुछ अन्य लोगों को भी गोलियां लगती हैं। बहुत मुश्किल से प्रशासन ने उन पर नियंत्रण किया और उसके बाद वहां से निकाल करके पुलिस लाइन में लेकर आए। लेकिन तब तक यह दृश्य पूरा मेवात मानो मिनी पाकिस्तान बन चुका था। चारों तरफ से घेराबंदी हो गई थी, जगह जगह यात्री घिरे पड़े थे। कहीं मंदिरों तो कहीं पुलिस चौकियों में शरण ली और उन मंदिरों में और चौकियों पर भी हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना के जिम्मेदार वे लोग हैं जो इन दंगाइयों को भड़काते हैं। उनके भड़काने के कारण से ही मुहर्रम और रामनवमी पर हमले होते हैं। इस घटना में कितने लोग बलिदान हुए हैं, प्रशासन से भी इस बारे में सही आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं। घायलों की चिंता और उनके उचित उपचार की व्यवस्था की जाए। गंभीर आत्मविश्लेषण का अवसर है कि कल नूह में डायरेक्ट एक्शन का माहौल बन गया था। प्रांत सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल, गोपाल कॉलेज विद्यार्थी प्रमुख बजरंग दल, देवीलाल एवं विभाग मंत्री शीतल मिश्र ने संयुक्त रूप से कहा कि हम उन मौलियों से भी कहना चाहते हैं जो किसी भी बहाने से भड़काने की कोशिश करते हैं, उसका यह दुष्परिणाम दिखाई दिया है। यह उचित नहीं है, यह आत्मघाती प्रवृत्ति है। छोटे छोटे बच्चों को आगे लाकर तुम आगजनी करवाकर उनका कैसा भविष्य निर्माण कर रहे हो। वहां आप भले ही मेजोरिटी में होंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसको हिंदुओं का कब्रिस्तान बना दोगे। यह दुष्कृत्य किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस दौरान बड़ी संख्या में एकत्र कार्यकर्ताओं ने हिंदू धार्मिक यात्रा पर हुए इस क्रूर हमले के विरोध में जिहादी क्रूरता के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन कर जिहाद का पुतला जलाया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा, आतंकवादी हमले के कारण बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है और समाज के 2 अन्य व्यक्ति भी बलिदान हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद की मांग है उन सब के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं। जो घायल हुए हैं उनको 20 लाख रुपए तथा जिनकी गाड़ियां और बसें नष्ट हो गई हैं उनको पूरी तरह क्षतिपूर्ति दी जाए, जिसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। पूरे मेवात क्षेत्र को सील करके काउंटिंग कराई जाए और एक-एक जिहादी को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए, तो ही मेवात में चल रहे इस हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी आतंक को रोका जा सकता है। प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख रूप से जिला कार्याध्यक्ष सूर्यनाथ सिंह, प्रांत दुर्गा वाहिनी संयोजिका रानी निषाद, प्रांत प्रचार प्रमुख मनोज गौड़, जिला मंत्री अनूप, जिला सेवा प्रमुख डॉक्टर अजीत पांडे, बजरंग दल जिला सह संयोजक राहुल पांडे, जिला प्रचार प्रमुख राहुल गुप्ता, श्री प्रकाश वर्मा, केदार पाठक, राजन कुमार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।